आज हम लोग 1857 के बारे में पढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्रता में 1857 के क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले कि हम लोग 1857 के क्रांति के बारे में समझें, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति से पहले प्रत्येक 15वीं शताब्दी के बाद प्रत्येक छठा दशक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हम बात कर रहे हैं सन 1556 ईस्वी की। सन 1556 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं भारत में। सबसे पहला कि 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, और अकबर हम जानते हैं कि महानतम सम्राट में से एक थे। दूसरा जो काम हुआ था 1556 ईस्वी में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और तीसरा महत्वपूर्ण काम ये हुआ है कि 1656 ईस्वी में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। और ये उत्तराधिकारी का युद्ध आप सबको पता होगा कि उत्तराधिकारी का युद्ध औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह सूजा और मुराद बख्श, ये चारों भाई थे, और इन चारों भाइयों के बीच में वो युद्ध हुआ था राजा बनने के लिए। जब उनके पिता की मृत्यु होती है तो अपने पिता की सत्ता पे कायम होने के लिए वो क्या करते हैं, अब चारों भाई आपस में लड़ाई करते हैं। अंत में ये औरंगजेब जीत जाते हैं। उसके बाद 1657 हो गया, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक घटना होती है वह है 1757 ईस्वी का युद्ध, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पलासी का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलासी का युद्ध बोलते हैं। अब ये पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1757 ईस्वी को हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि 23 जुलाई 1757 ईस्वी के बाद ही हमारे देश में अंग्रेजी शासक, जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बिजनेस यानी व्यवसाय करने वाली कंपनी से शासन करने वाली क्या कहते हैं कंपनी में परिवर्तित हो जाती है। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज हमारे देश की जो सत्ता होती है उसको अपने हाथ में हथिया लेती है, और उसके बाद हमारे ऊपर में हुकूमत करने लगती है। अब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी है तो इसके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में होती है, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत से चाय की व्यवसाय करना, और साथ में क्या कहते हैं मसाला का व्यवसाय करना। ये दो उसका मुख्य उद्देश्य था। परंतु भारत की स्थिति को देखते हुए, भारत में जो आपसी मतभेद था, या भारत के लोग अशिक्षित थे, या जो भी उस टाइम के तात्कालिक कारण थे, उन सबको देखते हुए अंग्रेज धीरे धीरे हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाया, और हमारे ऊपर में पलासी के युद्ध में क्या होते हैं, जीतने के पश्चात हमारे ऊपर में हुकूमत करना शुरुआत कर देता है। तो मेरा ये कहना था कि पलासी के युद्ध के पश्चात ही हमारे देश में अंग्रेजी शासन स्टार्ट होती है। अर्थात अब 1657 हो गए, 1557 हो गए, 1556 हो गए, 1656 हो गए, 1757 हो गए। अब बात आती है 1857 ईस्वी की, और ये इससे साबित हो जाता है कि प्रत्येक 15वीं सदी के प्रत्येक छठा दशक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक दशक का मतलब होता है 10 साल, और एक सदी का मतलब होता है 100 साल। अब देखिए 1556 में हुआ, फिर 100 साल के बाद क्या हुआ, 1656 हुआ, फिर 1757 हुआ। अब उससे अच्छा एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, पानीपत का युद्ध के बारे में हमने चर्चा किया था, तो आप लोगों को इस बात को जानना चाहिए कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। लेकिन तो फिर आपके मन में जाहिर सी सवाल आएगी कि 1556 ईस्वी में अगर दूसरा हुआ था तो पानीपत में टोटल युद्ध कितने हुए थे भैया? तो कुल मिला के आप लोगों को बता दें कि पानीपत में कुल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का युद्ध जो है टोटल 3 हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ था आपको 1526 ईस्वी में हुआ था, और 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब इससे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 1556 का मतलब क्या हो जाएगा, छठा दशक हुआ। 50 से 60 का बीच जो समय होगा वो छठा दशक होगा। फिर 50 से 60 यानी 1650 से लेकर 1660 में ले लीजिए, छठा दशक हुआ। 1750 से 1760 ले लीजिए, छठा दशक हुआ। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत के जितने भी इतिहासकार थे सब ये मानते हैं कि भारत के इतिहास में प्रत्येक छठा दशक जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए 1757 के बाद 1857 जो है युद्ध होना तय था, और अंग्रेजी शासन का अंत होना तय था, ऐसा भविष्यवाणी चले। बहरहाल इतना समझ में आ गया कि कितना महत्वपूर्ण है 1857 की क्रांति। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आखिरकार 1757 के बाद जो 1857 की क्रांति है उसके क्या कारण थे?
अच्छा, 1857 का क्रांति जो है सैनिक विद्रोह था और भारत के दृष्टिकोण से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसे सैनिकों ने स्टार्ट किया था। और बाद में धीरे धीरे अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग प्रांत के राजा शामिल होते गए, सैनिक शामिल होते गए और युद्ध चलता गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के जो प्रमुख कारण थे उसमें से एक कारण था राजनीतिक कारण। उसका हम लोग देखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुआ, आखिरकार ऐसा अंग्रेजों ने क्या कर दिया था जिसकी वजह से 1857 में हमारे भारत की जनता एकजुट हो गई और अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। कुछ तो ऐसा क्या होगा, ऐसा माना जाता है अंग्रेज हमको बहुत सताया है, हमारे अधिकार का हनन किया, हमारे स्वतंत्रता का हनन किया, हमारे क्या कहते हैं स्वाभिमान का हनन किया, हमारे धर्म का हनन किया, हमारे शिक्षा का हनन किया, हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता पे आघात किया, बहुत प्रकार से हमारे भारत को तोड़ने की कोशिश किया। तो इसलिए हमारे देश की जो जनता है एकजुट होते हैं 1857 में और अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। अब उसका कारण समझते हैं वन बाय वन करके कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या थे। तो 1857 की क्रांति का जो पहला कारण था उसको बोलते हैं राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण समझिए कितना था उसका राजनीतिक दबाव उस टाइम। एक व्यक्ति हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, हमारे भारत में एक सहायक संधि थोप दिया था। एक अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसने एक प्रावधान किया कि सहायक संधि हमारे द्वारा बनाए गए जो है नियम है उसका पालन करना पड़ेगा प्रत्येक राजा को। इसके तहत राजा कोई भी राजा, भारत का जो भी राजा हो, अपने मर्जी से किसी भी तरह का जो है सो फैसला नहीं ले सकता है और उसको फैसला लेने के बाद या किसी प्रकार का निर्णय लेने के बाद उसे एक कहते हैं उसे राय मशवरा करनी होगी। साथ ही साथ यदि अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी किसी मुसीबत में फंस जाती है, भारत के किसी राजा के द्वारा उसके ऊपर में आक्रमण होती है, तो जिस राज्य से उसका सहायक संधि हुआ रहेगा वो राजा जो है उस अंग्रेज को क्या करेगा, समर्थन करेगा और उसका सपोर्ट करेगा ताकि उसकी शासन जो है लंबे समय तक चलती रहे। तो और एक तो हो गई सहायक संधि और दूसरी एक लॉर्ड डलहौजी का नाम आप लोग जानते होंगे, पहले से भी जानते होंगे। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? उन्होंने हमारे भारत में बहुत से सुधार भी किए हैं, बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं, लेकिन वो अपने फ़ायदा के लिए ज़्यादातर वो कार्य किए हैं। लेकिन आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, हमारे देश के ऊपर में, हमारे राजाओं के ऊपर में एक हड़प नीति ला दिया था। अब ये हड़प नीति क्या होता है इसको समझिए। भारत में जितने भी राजा थे उन राजाओं को, जिस राजा के अपना संतान न हो, अपना पुत्र न हो, तो उस राजा के मृत्यु के पश्चात उस राज्य का जितना भी जमीन है ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी और उसका मालिकाना हक जो है, उस राज्य की जितनी भी संपत्ति है या उस राज्य की जितनी भी सीमा है उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाएगा। और इस हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत के कई क्षेत्र जो है, महत्वपूर्ण क्षेत्र को हड़प लिया था, जिसमें से सतारा हो गए, कानपुर हो गए, क्या कहते हैं सागर हो गए, और भी कई प्रकार के उस टाइम में प्रांत थे जिसको अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो ये सबसे बड़ा एक कारण था। जहाँ की गलत है, कुछ राजा ऐसे भी हुए हैं जिनको शादी के पश्चात अपना पुत्र नहीं हुआ तो वो अपना गोद ले लेते हैं, किसी के बच्चे को गोद ले लेते हैं और उसको अपने पुत्र की समान उसको पालते हैं, उसको राज्य दे देते थे। लेकिन यही नीति अंग्रेजों ने अपनाया कि जिसको अपना संतान नहीं है उसके मरने के पश्चात उस राज्य का सारा मालिकाना हक ईस्ट इंडिया कंपनी को चली जाएगी। कहीं ना कहीं ये गलत थी और ये जो राजनीतिक कारण था हमारे देश के राजाओं को खल गई और ये एक कारण बना 1857 के क्रांति का। दूसरा जो कारण हम लोग देखते हैं 1857 के, वो था आर्थिक कारण। अब ये आर्थिक कारण क्या है इसको समझिए। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत 1750 ईस्वी में हो जाता है। औद्योगिक क्रांति क्या है? देखिए, हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश रहा है और वास्तव में मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए भोजन पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और भोजन के बिना इंसान का जीवन चलना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज लगाए जा रहे हैं, सिलाई मशीन की फैक्ट्री लगाई जा रही है, ट्रैक्टर की लगाई जा रही है। कृषि की अगर बात करेंगे तो कृषि के ही क्षेत्र में अत्यधिक विकास करने लगा वो लोग, है ना। ट्रैक्टर का आविष्कार हो गया, हल का आविष्कार हो गया, है ना, और भी अत्याधुनिक मशीनों का आविष्कार होने लगा। इससे क्या हो गया, सारे देश की नज़र उसके ऊपर में पड़ गई और सारे देश में एक लहर सी दौड़ गई कि कृषि के अलावा भी, कृषि कार्य के अलावा भी हम लोग अपने देश की तरक्की करवा सकते हैं।
और इसकी शुरुआत 1857 में 1750 में ब्रिटेन में हो गई। औद्योगिक क्रांति के तहत ब्रिटेन एक तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत में जो हथकरघा कंपनी थी, हथकरघा उद्योग थे, वो अपने हाथों से बने हुए वस्त्र बनाते थे। और चूंकि भारत का बना हुआ जो कपड़ा थे बहुत सस्ता होते थे और काफ़ी सुंदर होते थे। ऐसा कई इतिहासकारों का कहना है कि 1750 के आसपास में, 1750 के दशक में ऐसा कोई भी ब्रिटेन का घर नहीं है जहां पर भारत का कपड़ा इस्तेमाल ना किया जाता हो। बहुत बड़ी बात है। तो अंग्रेज़ों को ये बात कहीं ना कहीं खल गई है। खल क्या गई कि जिस भारत को हम लूट रहे हैं और वही भारत जो है अपना कपड़ा का आयात निर्यात हमारे देश से करके, हमारे ब्रिटेन से करके हमारे देश में की सेना संपत्ति को वापस अपने देश में वापस ला रहा है। तो ये बात से वो नाराज़ थे और कहीं ना कहीं भारत को इस चीज़ का रोकने के लिए नीतियाँ बनाने लगी। तो इस बात को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने 3 नीतियाँ बनाई। और पहली नीति के अनुसार उन्होंने क्या किया, भारत के बने हुए कपड़े को इंग्लैंड में क्या कर दिया, बैन कर दिया, यानी मतलब उसको ऊपर में रोक लगा दिया। साथ ही साथ उस कपड़े में, भारतीय कपड़ा पर जो है अत्यधिक टैक्स लगा दिया ताकि हमारे भारत का बना हुआ कपड़ा ब्रिटेन में बिके ही नहीं। और जब बिकेगा नहीं तो इंग्लैंड का पैसा इंग्लैंड में रहेगा और भारत गरीब होता चला जाएगा। ये उसकी नीति थी, पहली नीति। दूसरी जो नीति उन्होंने अपनाई, उस नीति के तहत उन्होंने क्या किया, भारत के जो किसान थे उनके ऊपर में आघात किया और उनको ऐसा नियम बना दिया कि जो भी भारत के किसान है उनको कपास की खेती करना निश्चित कर दिया और नील की खेती निश्चित कर दिया। आपने पढ़ा होगा 3 कठिया पद्धति, है ना। 3 कट्ठा में 1 कट्ठा आपको जो है सो नील की खेती करनी होती थी। किसान आंदोलन आपने पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब ये था, अंग्रेजों ने किसान की कमर तोड़ दी और ज़बरदस्ती, और जो किसान अंग्रेजों का विरोध करते थे उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी और उनसे ज़मीन की मालिकाना हक छीन करके किसी अन्य को दे दिया जाता था। तो मरता क्या, कुछ नहीं करता। और किसान मजबूरी में, जो किसान अन्य प्रकार के जो है सो फसल उपजाते थे, गेहूँ, मक्का, चना, दाल, अरहर, जौ, कई प्रकार की खेती करते थे। अब ये यहाँ पे अपने पारंपरिक खेती को त्याग कर नील की खेती और कपास की खेती करना शुरू कर दिया। तो इससे किसानों की स्थिति दयनीय होगी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और तीसरी जो बात थी वो ये थी कि ब्रिटेन का बना हुआ जो कपड़ा होते थे और इंग्लैंड का बना हुआ जो कपड़े होते थे उसको बेचने के लिए एक भारत को चुना गया, उस भारत को एक बाजार के रूप में उपयोग किया जाए और भारत में आकर के उस सारे माल को क्या करते थे, बेचते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है, और कपास की खेती जो करते थे हमारे भारत के किसान, तो उनकी कपास को सस्ते दामों में खरीद करके इंग्लैंड में ले जा करके उसको अपने उद्योग में परिवर्तित करके सूत बना करके, उसको कपड़ा बना करके, धागा बना करके, उसको कपड़ा बना करके हमारे देश में आकर के महंगे दामों में बेचते थे। और इस प्रकार से क्या हो गया, हमारे देश के हथकरघा उद्योग बंद हो गया, किसानों की कमर टूट गई और साथ ही साथ भारत के जो व्यवसायी थे, छोटे मोटे उद्यमी थे, उन सारे लोगों की कमर टूट गई और सारे लोगों की जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, जिसके कारण भारत की जनता उनसे नाराज थी और 1857 की क्रांति शुरुआत हो गई। तीसरा जो कारण था वो था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हमको देखना है कि लॉर्ड डलहौजी, आपने अभी मैंने बताया कि लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने भारत के दृष्टिकोण में बहुत से सुधार किए थे, सामाजिक सुधार किए थे। क्या क्या किए थे? उन्होंने कई ऐसे नियम बनाए, कई ऐसे प्रावधान बनाए जिसके तहत क्या हुए, भारत के दूरगामी परिणाम हुए। क्या? सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, सती प्रथा का अंत करवाया। दूसरा, बाल विवाह का अंत करवाया। तीसरा, कन्या वध को अंत करवाया। साथ ही साथ उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया। इन सब चीज़ों पे जो जोर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे देश के कुछ जो उस टाइम के जो पंडित वर्ग थे या मौलवी वर्ग थे, इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ की नागवार गुजरी और अंग्रेजों से बदला लेने की बात ठान ली और एक पृष्ठभूमि तैयार किया ताकि हम एक वक्त आएगा तो अंग्रेजों से हम बदला लेंगे। उसके बाद सती प्रथा की बात अगर करें हम लोग, तो आपको ये बता दें कि एक ऐसी प्रथा थी जिसके तहत, हिंदू परंपरा में एक ऐसी प्रथा थी जिसके तहत किसी महिला के अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला के पति के साथ साथ महिला को भी जलना पड़ता था, सती का एक रूप में उसको जलना पड़ता था। तो ये था एक सती प्रथा। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी को ऐसा लगा कि उसका वास्तव
मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है। जो मर गया वो तो चला गया, लेकिन जो जीवित है उसको अगर जीवन जिंदा रहने का सबको मन होता है, तो उनको ना चाहते हुए उसको क्यों जलाया जाए। कहीं ना कहीं कुठारघात था, भारतीय कलंक था भारतीय समाज में। और आज उस समय बहुत हंगामा हो इस बात को लेकर कि सती प्रथा का अंत हो गया, सती प्रथा का अंत हो गया, लेकिन आज उसी का हम लोग समाज में देख रहे हैं कि इसका बहुत फायदा आ रहा है। उसी प्रकार से कन्यावध भी होते थे और बाल विवाह भी होते थे, इन सारे लोग चीज़ों का रोक दिया। और इस कारण से यह जो सामाजिक कारण थे, सामाजिक जो रीति रिवाज थे, इसको उन्होंने हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति शुरुआत हो गई। तीसरा जो कारण था वो था धार्मिक कारण। अब ये धार्मिक कारण के तहत क्या होते थे, ब्रिटेन वालों ने एक नियम बनाया था, एक एक्ट बनाया जिसको चार्टर एक्ट बोलते हैं। 1813 ईस्वी में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। इससे पहले एक प्रावधान था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय करने के लिए आई थी और अपना व्यवसाय करके वो चली जाती। 1757 में जब वो प्लासी का युद्ध जीतता है तो उसके बाद वो क्या करता है, हमारे देश के ऊपर में शासन करना शुरुआत करता है। लेकिन तब तक भारत में धार्मिक रूप से वो आघात नहीं करते थे। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी आने के पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज ब्रिटेन के जो पादरी थे, ईसाई धर्म के पादरी थे, उनको यह अनुमति मिल गई कि वो अब ब्रिटेन से भारत आएगा और भारत आकर के यहाँ के भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाएगा। और ये धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा विषय हो जाता है। भारत के कई मुसलमानों को वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए, भारत के कई हिंदुओं को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरुआत कर दिए। और जो जोर जबरदस्ती ताकत से बल से जैसे तैसे उसको परिवर्तित करना शुरुआत कर दिया। एक्चुअली में इस अंग्रेजों का यह मानना था कि भारत को पूरी तरह से क्या कर दो, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दो। ये अंग्रेजों का प्लान था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक जो बात से माने उसको बात से, जो धन से माने उसको धन से, जो दंड से माने उसको दंड से, है ना, छल बल और कल किसी भी प्रकार से उसको करना चाहते थे। इसके तहत उन्होंने एक नियम अपनाई कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वतः ही अपनाना चाहते थे, मानना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रावधान निकाला कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म को मान लेगा उसका ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नहीं हड़पेगा, नहीं लेगा। चाहे वो किसी भी प्रकार का नीति बनाया हो, चाहे हड़प नीति हो, चाहे सहायक संधि हो, किसी भी प्रकार का नीति हो, उसकी ज़मीन पे कभी वो आक्रमण नहीं करेगा। साथ ही साथ उसको पेंशन भी देगा, साथ ही साथ उसकी सुरक्षा भी करेगा। कई प्रकार के प्रलोभन दे करके कई लोगों को उन्होंने ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज में हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सिखों को नागवार गुजरी। और यह भी एक कारण बना 1857 के क्रांति का। तीसरा कारण हो गया, चौथा कारण था धार्मिक कारण, चौथा कारण हो गया धार्मिक कारण। पांचवा जो कारण था उसको बोलते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण को ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा जो कारण है उसको सैनिक कारण बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग। पांचवा जो कारण था सैनिक कारण। अब देखिए, हमारे भारतीय समाज में उस समय में भारतीय सैनिक जो थे समुद्र के उस पार जाना अपने आप को क्या मानते थे, धर्म भ्रष्ट होना मानते थे। और अंग्रेज ये किसी भी प्रकार से हमारे भारतीय लोगों का धर्म भ्रष्ट करना ही चाहते थे। अंग्रेजों ने जबरदस्ती हमारे सैनिकों को समुद्र के उस पार युद्ध करने के लिए भेज देते थे। अंग्रेज तो चारों तरफ अंग्रेज को युद्ध होता ही रहता था, अलग अलग देशों से हमारे भारतीय सैनिकों को युद्ध करने के लिए भेज देता था। और इससे हमारे भारतीय सेना जो है अपने आप को धर्म भ्रष्ट मानते थे। और ये भी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि तैयार किया 1857 की क्रांति का। लेकिन प्रमुख जो धार्मिक कारण था वो सैनिक कारण यह था कि हमारे भारतीय सैनिक जो थे हिंदू परंपरा के अनुसार मूछ रखते थे, मुस्लिम परंपरा के अनुसार दाढ़ी रखते थे, और सिख परंपरा के अनुसार वो ये पहनते थे, है ना, उसको क्या कहते हैं, शाफा वगैरह पहनते थे, उसमें टोपी पहनते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या किया कि एक ऐसा नियम बना दिया कि कोई भी सैनिक दाढ़ी नहीं रख सकता है, कोई भी मूछ नहीं रख सकता है, कोई भी पगड़ी नहीं रख सकता है, कोई भी हथियार कृपान जो होता है सिखों में वो नहीं रख सकता है। तो इन सब कारणों से क्या हुआ कि भारत के जो सैनिक थे उनको भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आघात पहुंचा धार्मिक दृष्टिकोण से। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने एक एक्ट पास किया 1854 में, अधिनियम लाया जिसको डाक अधिनियम बोलते हैं। इस डाक अधिनियम लाने के पश्चात अंग्रेजों ने एक ऐसा किया कि भारतीय सैनिक जो महीना में एक बार अपने परिवार वालों से बात कर सकता है ना, फ़ोन पे बात कर सकता है, या उनके द्वारा जो चिट्ठी लिखे जाते थे वो चिट्ठी फ्री में इनके चिट्ठी उनके परिवार वालों तक पहुंच जाता था।
पहुंचाया जाता था पहले। लेकिन अंग्रेजों ने एक डाक अधिनियम लाया, जिस अधिनियम के तहत इन सारे प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और क्या कहा कि कोई भी भारतीय सैनिक जो है अब से चिट्ठी अपने परिवार वालों को नहीं भेज सकता है। साथ ही साथ यदि भेजेगा तो उनको अपने पैसे देने पड़ेंगे चिट्ठी पहुंचाने के लिए, अपने शुल्क लगेगा उसका। दूसरा कि अगर कोई फ़ोन पे बात करेगा तो उसके लिए भी अलग से उसको चार्ज देने पड़ेंगे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा एक असंतोष का कारण बना। तीसरी जो उन्होंने सैनिक कारण था, वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण में से एक और ये था कि हमारे अंग्रेजी जो सेना थे और भारतीय जो सेना थे उसमें काफ़ी का अंतर था। 1857 के समय में भारत में कुल मिलाकर के जो है 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और मात्र 45,322 जो है आपको अंग्रेजी सेना थे। और ये जो 45,322 सेना थे अंग्रेजी वाले, वो बड़े पदों पे थे। उनकी सैलरी भी ज़्यादा थी, उनकी वेतन भी ज़्यादा थी, उनकी पोस्टिंग भी ज़्यादा थी सारे अंग्रेजों की। और भारतीय जितने भी सेना थे उनकी सैलरी कम थी, उनकी क्या कहते हैं उसको ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, संख्या ज़्यादा थी, उनको अधिकार कम थे। और जो अंग्रेजी सेना थे वो भारतीय सेनाओं के साथ क्या करते थे? बदतमीजी से पेश आते थे, उसको बेवकूफ़ समझते थे, उसकी मतलब एक असभ्य समझते थे, कई प्रकार से उसको तौहीन करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले की सेना। तो ये कहीं ना कहीं भारत के दृष्टिकोण से भारतीय सैनिकों को बहुत एक दिल को टच किया, दिल को क्या कहते हैं कि तोड़ दिया, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति का एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग जो है क्या बना, एक पृष्ठभूमि तैयार हुआ। और इम्पॉर्टेंट है छठा वाला जो है वो तात्कालिक कारण के अंतर्गत आता है। तात्कालिक कारण क्या था उसको समझिएगा। 1857 के क्रांति में एक यह भी कारण था कि उस समय एक अफवाह फैला कि अंग्रेज किसी भी प्रकार से भारत के धर्म को भ्रष्ट करवाना चाहता है, भारतीय लोगों की धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए वो आया है। और उन्होंने क्या किया, एक अफवाह फैला भारत में कि अंग्रेज क्या करते हैं, आटा में और चीनी में शुगर का और गाय का हड्डी जो होता है उसका चूर्ण मिला दिया जाता है। इससे क्या होगा, भारत के लोगों का जो जितने भी सेना है या जितने भी भारत के लोग हैं वो आटा खाएंगे, उसका धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। उसका जो रोटी खाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, चीनी खाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये अंग्रेज कहीं ना कहीं भारत के भारत के लोगों का धर्म भ्रष्ट करना ही चाहते थे। तो एक कारण थे गाय और सूअर के हड्डी का चूरा मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं खून मिला हुआ है, बहुत अच्छा। हिंदुओं में गाय को माता माना जाता है और गाय को माता मान के पूजता है और उसके हड्डी को खा ले, बाप रे, सोच के भी वो घिन आती है। और अंग्रेज मुसलमानों में क्या है, क्या कहते हैं उसको, सूअर को बदखोम बोलते हैं। इस्लाम धर्म में सूअर को बदखोम बोलते हैं। और अंग्रेज ये जानते थे कि हिंदुओं का अगर गाय की हड्डी से धर्म भ्रष्ट होगा तो मुसलमानों का सूअर की हड्डी से धर्म भ्रष्ट होगा। और इसलिए उन्होंने क्या किया, बदखोम के हड्डी का चूरा मिला दिया और इस तरह से बांटा जाता था। गाय अंग्रेजों द्वारा जो लाए जाते थे चीनी या आटा, उनमें इन सब चीज़ों का मिलावट होती थी। तो इन सब चीज़ों से क्या होगी, उनको ये तात्कालिक कारण बना कि भारत में अंग्रेजों ने आकर के बहुत दुष्प्रचार किया, कई प्रकार की गलत चीज़ें की, उसमें से एक ये भी थे धर्म भ्रष्ट करना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात एक और इसी में है कि चर्बी वाले कारतूस। अब याद रखिएगा, उस समय में हमारे जो सैनिक थे वो पुराने राइफल यूज़ करते थे। जिसको पुराना जो राइफल था उसका ब्राउन बैस नाम था। ब्राउन बैस नाम का जो हथियार था वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गई थी। उसमें क्या होती थी, एक बार बारूद उसमें डालो और फिर उसको ऐसे बढ़िया से ठूसो, उस वक्त फायरिंग करो। एक बार में एक फायरिंग होती थी और फिर बार बार उसमें टाइम ज़्यादा लगता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस बंदूक को चेंज कर दिया। ब्राउन बैस बंदूक के जगह पे क्या ले आया, तो इनफील्ड राइफल ले आया। इनफील्ड राइफल नया एक अत्याधुनिक बंदूकें थी। 1750 में तो आपको बोलबे कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो वो अलग अलग हथियार भी बनाना शुरुआत कर दिए थे। तो उसी में से एक हथियार बनाया उन्होंने, जिसको ब्राउन बैस के जगह पे कौन सा हथियार लाया, इनफील्ड राइफल। नाम याद रखिएगा, जैसे बुलेट वाले जो कंपनी थी उसके रॉयल इनफील्ड बोलते हैं, तो उसी से याद रखिएगा इनफील्ड राइफल। तो इनफील्ड राइफल आया और ये इनफील्ड राइफल जो है उसमें क्या होती थी,
बारूद कारतूस जो होते थे, जो उसमें लगने वाली जो गोली होते हैं, उसको क्या करने पड़ते थे, पहले दांत से ऐसे खींचना पड़ता था उसको, उसमें चर्बी लगा होता था उसमें, है ना। जैसे कवर होता है ना, जैसे ढक्कन बॉटल, जैसे ये बॉटल है तो इस बॉटल में ये ढक्कन लगा हुआ ना, इसको जब तक ऐसे खोलेंगे नहीं, इसको खोलेंगे तब पिएंगे, फिर इसको ऐसे ढक्कन लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से एक जो उस इनफिल्ड राइफल में जो कारतूस लगेगा, जो गोली लगेगा, वो पहले पैक में आते थे, कवर में होते थे, और उसको खोलना पड़ता था। खोलना कैसे जाता था, तो दांत से ऐसे ऐसे पूरे एकदम चिकना होता था वो, और लंबे टाइम तक वो चलती थी, तो इसलिए उसको क्या करते थे, दांत से खींचना पड़ता था, और उसमें से जो असला निकलते थे, उसमें से बारूद जो निकलते थे, उसको उस बंदूक में ऐसे करके मिलाया जाता था, और तब फायरिंग होती थी। तो एक्चुअली में ये था क्या, वो जो चमड़ा था वो गाय और सुअर का चमड़ा था। क्या था, वो जो चर्बी वाले कारतूस थे, जो कारतूस थे ना, जो गोली जो पैक रहते थे, उसको ढक्कन के रूप में चर्बी में किसका चर्बी होता था, गाय और सुअर का चर्बी होता था। और आपको पहले भी बोले हैं कि सुअर का चर्बी अगर हम खाएंगे तो मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट माना जाता है, उसमें अपवित्र माना जाता है मुसलमानों में, और हिंदुओं में गाय को अपवित्र माना जाता है, सॉरी गाय को पवित्र माना जाता है, गाय को पवित्र माना जाता है। तो जिसको हम लोग पूजा करते हैं उसके मांस को हम लोग मुंह में लेंगे तो कभी ना कहीं तो धर्म भ्रष्ट ही होगा ना। तो ये जो कारण थे, ये सारा का सारा कारण क्या होता है, तात्कालिक कारण में से एक होता है। तो ये जो कारण थे, आपको तात्कालिक कारण समझ में आ गया। तो ये सारा का सारा आपको क्या हो गया, तात्कालिक कारण हो गया, 1857 के क्रांति का कारण हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ें हैं। अब इसमें 1857 के क्रांति का शुरुआत कब होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, और इसके कौन कौन से प्रमुख आए, क्रांतिकारी आए, पहले क्रांतिकारी कौन थे, दूसरे क्रांतिकारी कौन थे, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम सिर्फ कारण की चर्चा किए हैं। कल हम 1857 की क्रांति का जो प्रयास है उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, और बीच में कहाँ कहाँ घटनाएं हुई, और फिर ये 1857 की क्रांति जो असफल हुए तो कैसे हुए और कारण क्या थे, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो नमस्कार, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगी 1857 की क्रांति। जय हिंद।